पासवर्ड सिर्फ एक ही है। इस जिंदगी में खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। थोड़ा प्यार करना, थोड़ी उम्मीद रखना, यही असली राज है इस जिंदगी का। ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई हाई स्टैंडर्ड सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए। ना ही आपका साथी चाहता है कि आप हर दुख, हर बीमारी से उसे बचा लें। और शायद ना ही वो चाहता है कि आप उसके हर ख्वाब, हर चाहत, हर उम्मीद को पूरा करें। नहीं, सच कहूं तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हम सब इंसान इसी धरती पर अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और आज हम उसी किताब की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में दिलों को छू चुकी है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव असर डाला है। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है और उसे मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। उसका सिंपल ट्रांसलेशन यही है: हमेशा एक्टिव रहना ही असली हैप्पीनेस है। लेकिन यहां बिजी रहने का मतलब सिर्फ काम में उलझे रहना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके पैशन से जुड़ा हो। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके हर दिन को एक मकसद देता है और आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने आखिरी वक्त तक अपना बेस्ट देते रहें। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि वो क्या है, तो समझ लीजिए, दैट्स योर मिशन। आपको उसे ढूंढना ही है। लेकिन एक चीज जो हम सभी में कॉमन है, वो ये कि हर किसी के लिए मीनिंग अलग होता है। जब हम अपने दिन उस चीज के लिए डेडिकेट करते हैं जो हमारे दिल के करीब है, तभी हम सच में जीते हैं। और जब हम उस कनेक्शन को खो देते हैं, तभी हमें एम्प्टीनेस या डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। वो मीनिंग हमारे अंदर कहीं गहराई में छिपा होता है और उसे ढूंढने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के अंदर झांकना पड़ता है। जापान से आती है ये आवाज, वो देश जिसे दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों का होम कहा जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि जब आप अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं, तो सुबह उठना और हर दिन उसे निभाना ही आपको असली सेटिस्फैक्शन देता है। शायद आपके पास भी कोई बड़ा गोल हो या फिर सिर्फ एक सिंपल रीजन हो सुबह उठने का। पर एक बात याद रखिए, खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। फन और कंफर्ट के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। एक चीज जो हम सब में कॉमन है, वो ये कि हम सब कहीं ना कहीं अपने जुनून को इग्नोर करते हैं। पर सच ये है कि वही पैशन हमें जिंदगी से कनेक्ट करता है। असल में जिंदगी की कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और फिलॉसफीज इसी बात पर अग्री करती हैं कि लाइफ का असली मकसद है पर्पस को डिस्कवर करना, उसे एक्सेप्ट करना और उसे एक्टिवली लिव करना। जरूरी नहीं कि आप अपना पर्पस चूज करें, कई बार वो खुद आपको मिल जाता है। पर असली बात यह है कि आप उसके साथ क्या करते हैं, वही आपकी इंस्पिरेशन बनती है। इसे देखने का एक और तरीका ये हो सकता है अपने डेस्टिनी से प्यार करना, उसे एक्टिवली अपनी फ्री विल से चूज करना और इसी प्रोसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस को अलाइन करना। आने वाले हिस्सों में हम उस किताब में बताए गए 10 गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे। वो रूल्स कुछ इस तरह हैं: एक्टिव रहो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हर काम धीरे धीरे करो, सिर्फ 80% पेट भर के खाओ, खुद को अच्छे दोस्तों से घेर लो, अपनी नेक्स्ट बर्थडे तक फिट रहो, हर दिन खुलकर हंसो और नेचर के साथ हार्मनी में जियो। इस किताब का मकसद आपको यह बताना है कि जापानी लोगों का एंशिएंट लाइफस्टाइल कितना डीप और मीनिंगफुल है और कैसे आप भी अपना गाइडिंग लाइट ढूंढ सकते हैं। क्योंकि वो लोग जो अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करते हैं, वही लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। एक जापानी कहावत भी है, आप तभी 100 साल जीना चाहेंगे जब हर दिन आपके लिए मीनिंगफुल हो। वो कहते हैं, हम सबका एक इकिगाई होता है। वही इकिगाई हमें हर सुबह बेड से उठाता है, वही रीजन देता है एक्टिव रहने का और वही हमें खुश रखता है। जापान का एक छोटा सा आइलैंड ओकिनावा, इसे दुनिया के ब्लू जोन्स में गिना जाता है, यानी वो जगहें जहां लोग सबसे ज्यादा लंबा और हेल्थी जीवन जीते हैं। यहां लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, एक दूसरे के साथ डीप कनेक्शंस रखते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट में बिलीव करते हैं। इसका सीक्रेट है उनकी डाइट, उनकी सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज, उनका स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। वहां के लोग ज्यादा जिम नहीं जाते,
वो अपने कामों में नेचुरली एक्टिव रहते हैं। खाना भी वो मॉडरेशन में खाते हैं। उनकी एक फिलॉसफी है, हरा हाची बू, यानी सिर्फ 80% पेट भरकर खाओ। इससे ना सिर्फ डाइजेशन में एनर्जी बचती है, बल्कि लॉन्जेविटी भी बढ़ती है। यहाँ के लोग खाने को सिर्फ न्यूट्रिशन के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस मानते हैं। वो स्लो ईटिंग में विश्वास रखते हैं और मील्स को एक सोशल गैदरिंग की तरह ट्रीट करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि उनका लंबा और हेल्थी जीवन उनके खाने पीने, उनके म्यूचुअल केयर और उनकी सिंपल एक्टिव लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। उनके लिए रिटायरमेंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जब तक वो फिजिकली कैपेबल रहते हैं, वो अपने पैशन और पर्पस को कंटिन्यू करते रहते हैं। यही है उनका सीक्रेट, हमेशा एक्टिव रहना और मीनिंगफुल लाइफ जीना। ये इकिगाई, ये पर्पस हमारे अंदर कहीं छिपा है। उसे खोजने के लिए पेशेंस चाहिए, और जब आप उसे ढूंढ लेते हैं, तभी हर सुबह उठने का एक सॉलिड रीजन मिलता है। तो दोस्तों, यही है वो एंशिएंट जापानीज फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि लॉन्ग, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ कैसे जी जाए। आगे आने वाले हिस्सों में हम इन प्रिंसिपल्स की गहराई में और उतरेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि लाइफ को समझने का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। हर किसी के लिए एक खास सपोर्ट सिस्टम होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। ये वही लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको सुरक्षा का एहसास कराते हैं और जिनकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री और लंबी, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसी संदर्भ में हम एक खास समुदाय की बात कर रहे हैं, जो समाज में अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारे लिए कई मायनों में फायदेमंद हो सकती है। आने वाले हिस्सों में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आज की मॉडर्न और इंडिपेंडेंट दुनिया में लोग इतनी जल्दी बूढ़े क्यों दिखने लगते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि हमारे आसपास रहने वाले ऐसे लोगों से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं। एक छोटा सा संदेश, उम्र मत बढ़ाओ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, और आज हम बात करेंगे उस खास राज के बारे में जिससे आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी खुशियों को गले लगाने से, छोटी बातों में खुश रहना सीखने से आपकी उम्र सच में लंबी हो सकती है। ये बातें न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। जैसे हम अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, वैसे ही दिमाग को भी एक्टिव रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि नई चीजें सीखना और बदलाव को अपनाना हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए क्रिटिकल है। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं? साइंस भी इस बात को साबित कर चुका है कि मेंटल एक्सरसाइज से हमारे दिमाग की ताकत बढ़ती है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जब आप किसी के साथ गेम्स खेलते हैं या दोस्तों के साथ गॉसिप करते हैं, तो वो भी एक तरह का मेंटल वर्कआउट होता है। इससे न सिर्फ एक्साइटमेंट आता है, बल्कि लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस भी दूर होते हैं, और यही सब मिलकर हमारी उम्र को लंबा करने में मदद करते हैं। फिर भी कुछ लोग अपनी असली उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं। रिसर्च बताती है कि इसकी एक बड़ी वजह होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। चलिए जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में हर कोई किसी न किसी रेस में भाग ले रहा है। ऐसे में हमारे अंदर लगातार प्रॉब्लम्स की सिग्नल्स आते रहते हैं, जिनके जवाब में हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। कभी कभी ये स्ट्रेस हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि ये हमें एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस बार बार आता रहे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शहद भी स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी ये समझना है कि हमारे वरीज और फियर्स, चाहे रियल हों या इमेजिन्ड, उनके इफेक्ट्स रियल होते हैं। स्ट्रेस न सिर्फ हमारे डाइजेशन और स्किन पर असर डालता है, बल्कि कई इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी भी सीरियस प्रॉब्लम के बनने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाना एक इफेक्टिव तरीका है।
मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को फिल्टर कर पाते हैं और माइंड को शांत कर पाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और बॉडी स्कैनिंग टेक्निक्स से भी हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता के जरिए हम अपने अंदर क्लैरिटी ला सकते हैं। जितना ज्यादा हम फोकस और अवेयर होते हैं, उतना ही स्ट्रेस को मैनेज करना आसान हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग भी कई हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समय से पहले मौत का खतरा बढ़ा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिटिंग हैबिट्स में बदलाव लाएं। छोटे छोटे चेंजेस से भी बड़ा फर्क आ सकता है, जैसे हर दिन थोड़ी देर वॉक करना, एलिवेटर की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और फास्ट फूड से दूर रहकर हेल्थी खाना खाना। फिजिकल एक्टिविटीज न सिर्फ बॉडी को एनर्जी देती हैं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती हैं। अगर बात स्किन की करें, तो हमारी स्किन कंडीशन से हमारी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि स्किन हमारे इनर हेल्थ की रिफ्लेक्शन होती है। एक और पावरफुल तरीका है अच्छी नींद लेना। जब हम सोते हैं, तो हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करता है और सेल्स रीजेनरेट होते हैं, जिससे हम यंगर दिखते हैं। एनर्जी से भरे रहना, चेहरे पर स्माइल रखना, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को यंग और वाइब्रेंट बनाए रखते हैं। यही वो की एलिमेंट्स हैं जो इस खास कम्युनिटी की पहचान बनते हैं, जिनके बारे में हम अगले हिस्से में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक गहरा कनेक्शन है लॉन्ग लाइफ और पर्पसफुल लिविंग के बीच। लाइफ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हर वक्त सॉल्व करना पड़े। असली बात है उस काम में बिजी रहना जो आपको पसंद है, और उन लोगों के साथ रहना जो आपको प्यार करते हैं। जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा को दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों की जगह माना जाता है। इसका राज है उनका हेल्थी डाइट, सिंपल लाइफस्टाइल और मीनिंगफुल कनेक्शंस। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना जो आसान नहीं होते, जैसे किसी पेशेंट की आंखों में देखकर उसका दर्द समझना, यही वो चीजें हैं जो हमें डीपर लेवल पर कनेक्ट करती हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने खुदकुशी क्यों नहीं की, सवाल ये है कि उन्होंने किस वजह से जीने का डिसीजन लिया। जब कोई अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, तो वो एक नई जर्नी शुरू करता है। थेरेपी का प्रोसेस, दूसरों से कॉन्वर्सेशंस और खुद के साथ ऑनेस्ट होना, ये सब आपको अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जब इंसान अपने पर्पस को जान लेता है, तो वो लाइफ को एक नई एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ जीता है। वो अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करता है और चैलेंजेस को ओवरकम करता है। जब हमारे पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, तो हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील करते हैं। ये सिर्फ सैडनेस नहीं होती, ये एक डीप लॉन्गिंग होती है जो हमें कुछ नया बनाने की इंस्पिरेशन देती है। इसी वजह से कई फिलोसोफर्स इस एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर को भी एक पॉजिटिव फोर्स मानते हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक इलनेस नहीं, बल्कि कभी-कभी ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो हमें सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपनी भी मदद कर रहे होते हैं। सेटिस्फैक्शन तब आती है जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमने अब तक क्या अचीव किया है और हमें अभी क्या हासिल करना है। स्ट्रेस भी कभी-कभी स्टोर होता रहता है और जरूरत के वक्त ये हमें पुश करता है। इसीलिए हम बोरिंग या स्टैग्नेंट लाइफ से बचते हैं। चैलेंजेस ही हमें ग्रो करने का मौका देते हैं। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जॉब्स करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पैशन की तलाश में होते हैं। ये स्ट्रगल एक लेवल पर इंटेंस हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब छुट्टियों में कोई काम नहीं होता, तो लोग खालीपन महसूस करते हैं। इसे संडे न्यूरोसिस कहते हैं। इस वक्त लोग पर्पस की तलाश में खुद से सवाल पूछते हैं। लेकिन जब कोई इंसान अपने लाइफ पर्पस को पहचान लेता है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है और अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना देता है। तभी उसे कोई रिग्रेट नहीं रहता। कभी-कभी हम अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं, जैसे हम अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढने में असमर्थ हैं और अपनी खुद की लड़ाई जीतने में मुश्किल महसूस करते हैं।
लेकिन दोस्तों, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जैसे मोदी जी के सेल्फी सिद्धांत ने हमें सिखाया कि हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज हम सभी में समान है, हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। और इसी को समझाते हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस अपनी किताब इकिगाई में। आप भी मानेंगे कि यह समय कितना कीमती है, तो आइए इस अनमोल समय को व्यर्थ न जाने दें। जापान ने दुनिया पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। नमस्ते। इसी दशक में जापान के शोमा मोरिता नामक मनोचिकित्सक ने भी एक अनूठा उपचार विकसित किया था, एक थेरेपी जो सर्जरी के बाद के न्यूरोसिस, ओसीडी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। मोरिता सिर्फ एक मनोचिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक बौद्ध भी थे। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के अपने ज्ञान को समाज कल्याण में लगाया। अधिकांश मनोचिकित्सा में व्यक्ति की भावनाओं को दबाने या नजरअंदाज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन मोरिता की पद्धति में भावनाओं को स्वीकार करने, उन्हें देखने और समझने की शिक्षा दी जाती है। वो कहते हैं कि अपनी सभी भावनाओं, चाहे वो इच्छा हो, महत्वाकांक्षा हो या जलन, को अपनाओ, उनसे भागो मत। उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना है, वरना बाकी उपचारों से हमारा रिश्ता और उलझता जाएगा। मोरिता थेरेपी में आपसे कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि आपकी समस्या के पीछे क्या कारण है, बल्कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या होगा अगर आप अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कर सकें? जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब हमारे भीतर ही छिपे होते हैं, हमें बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। खुद को जानने और अपने जैसे लोगों को ढूंढने के लिए तैयार रहना जरूरी होता है। मोरिता थेरेपी में 4 चरणों का उल्लेख है, जो लगभग 15 से 21 दिनों तक चलता है। पहले चरण में मरीज को केवल आराम के लिए एक अलग कमरे में भेजा जाता है, जहां उसका बाहरी दुनिया से, टीवी, किताबें, दोस्त, सब से संपर्क कट जाता है। उसे ज्यादातर समय सोने में बिताने के लिए कहा जाता है। यह शरीर और मन को शांति देने के लिए एक अभ्यास होता है। दूसरे चरण में उसे शांत, प्राकृतिक वातावरण में टहलने के लिए प्रेरित किया जाता है, हल्के व्यायाम करने और 1 हफ्ते तक अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने की सलाह दी जाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी भावनाओं के प्रति सजग बनाती है। तीसरा चरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें पहाड़ चढ़ना, लकड़ी काटना या मिट्टी के बर्तन बनाना शामिल होता है। इस स्तर पर व्यक्ति को सामाजिक और वास्तविक दुनिया से फिर से जुड़ने की जरूरत होती है। चौथा चरण उसे एक नई दिशा देता है, जहां व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को फिर से महसूस करता है। पूरी प्रक्रिया का एक ही उद्देश्य है, एक नया और बेहतर इंसान बनाना, जिसके जीवन में एक प्रेरक उद्देश्य हो। अब बात करते हैं कि इस यात्रा में आपको एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या एक शिविर की आवश्यकता क्यों होती है। जब आप अपने अस्तित्व के संघर्ष को समझ लेते हैं, तब आपको इस राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी बुनियादी अभ्यासों और विश्वास की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने चुने हुए कार्य और अपनी प्रणाली पर भरोसा करना जरूरी है। सही पोषण और संतुलन जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास रखना। अगर आप तैयार हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी उनका सामना कर सकते हैं। इस दुनिया में अपने लिए बदलाव और विकास के अनगिनत अवसर पैदा कीजिए, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। अब बताइए, आपको किस चीज से प्रेरणा मिलती है? क्या आप अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि हम हमेशा प्रवाह की तलाश में रहते हैं। जैसा महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी आपके साथ इस चर्चा में शामिल हूं। हमारा विषय है वो पुस्तक जो जापानी जीवन दर्शन को खूबसूरती से समझाती है। और हां, इस सफर में एक समलैंगिक मित्र भी शामिल है। इस किताब को हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने लिखा था। यह किताब पहले स्पेनिश में लिखी गई थी और फिर
कई भाषाओं में अनुवादित हुई। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे जीवन के प्रवाह के साथ बहते हुए हम अपने समय और स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में अक्सर कहा जाता है, गो विद द फ्लो। सोचिए, आप अपनी फेवरेट जगह पर बैठकर अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा रहे हैं, आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं और आप उस पल में इतने खो जाते हैं कि पूरी दुनिया भूल जाते हैं। बस एक ही चीज पर ध्यान है, अपने स्केटिंग बैलेंस पर। यह वही अनुभव है जब आप किसी चीज में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय और परिणाम की चिंता ही नहीं रहती। जब आप स्कीइंग कर रहे होते हैं तो आपको किसी और चीज की फिक्र नहीं होती, बस एक लय में बहते चले जाते हैं। इसे ही प्रवाह के साथ चलना कहते हैं। हम सब ने कभी न कभी इसका अनुभव किया है। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किताबें पढ़ते वक्त, पेंटिंग करते हुए या कोई नई रेसिपी बनाते हुए हम पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई काम पसंद नहीं होता तो हर पल बोझ सा लगता है। घड़ी की सुई मानो आगे ही नहीं बढ़ती। और मजेदार बात यह है कि जो काम आपको खुशी देता है वही किसी और के लिए परेशानी बन सकता है, पर कम से कम आप उसे करते हुए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। और यही है वो एकता जिसकी तलाश हम सब करते हैं। यही वो जगह है जहां खुशी, सृजनात्मकता और आत्मसमर्पण मिलता है। समलैंगिक जीवन जीते हुए भी खुशी पाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इस अवस्था तक पहुंचने और इसमें बने रहने के लिए अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। इसके लिए हमें उन गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए जो हमें इस अनुभव के करीब ले जाए। सिर्फ अस्थायी आनंद के लिए शराब पीकर टीवी देखने से अच्छा है स्थायी खुशी की तलाश करना। इस अवस्था में केवल कलाकार ही नहीं, खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, गणितज्ञ और सर्जन तक शामिल होते हैं। वे सभी इस प्रवाह में रहते हुए अपनी कला में डूबे रहते हैं। कई बार अलग अलग प्रयोग करने के बाद मैंने एक गहरी बात महसूस की है। वो जो फ्लो की स्थिति है वो हर कल्चर, हर दौर और हर जगह में पाई जाती है। सच कहूं तो इंसानों में भी ये यूनिवर्सल है। चाहे कोई न्यूयॉर्क में रहता हो या किसी छोटे सी साइड टाउन में, हर इंसान के लिए ये एक्सपीरियंस पॉसिबल है। मगर असली सवाल ये है कि जब हम उस फ्लो की स्टेट में पहुंचते हैं तब हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह से अपने काम में डूब गए हैं। हमारा दिमाग किसी और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता ही नहीं। उस पल में हम बस उस एक्टिविटी में खो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फ्लो की स्टेट में नहीं होते तो चाहे हम कितनी भी जरूरी चीज कर रहे हों, हमारा माइंड कहीं और भटकता रहता है। आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि कभी कभी अटेंशन बार बार इधर उधर भागता है। तो अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो बने रहिए। अगले हिस्सों में हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस की बात करेंगे जो आपको फ्लो की स्टेट तक पहुंचने में मदद करेंगे। वो लोग जो दूसरों से ज्यादा समय फ्लो में बिताते हैं, उनकी लाइफ क्वालिटी बेहतर पाई गई है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं। पिछली बार हमने आगे बढ़ने के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही पॉपुलर किताब के इनसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको फ्लो में आने में सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं उन 7 स्टेप्स की जो फ्लो पाने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करना क्या है, और दूसरा ये समझना कि उस काम को करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। तीसरे, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो टास्क कितना मीनिंगफुल है। असल में सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसे काम चुनें जो आपकी स्किल्स और चैलेंज लेवल के बीच एक बैलेंस बनाए। अगर काम बहुत आसान होगा तो बोर्डम आएगा। अगर बहुत मुश्किल होगा तो आप जल्दी हार मान सकते हैं या बीच में छोड़ सकते हैं। इसलिए बीच का रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। हर बार जब आप कोई चैलेंज लेते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर है तो आप ग्रो करते हैं। ये ग्रोथ धीरे धीरे आपको और कॉन्फिडेंट बनाती है। जैसे अगर आप कम पैसों में भी किताबें खरीदकर पढ़ते हैं तो वो आपके नॉलेज को बढ़ाती है। अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो आपकी इंटरेस्ट से मैच करती है
तो आपको वो पढ़ने में मजा आएगा और दिमाग भी अलर्ट रहेगा। यही एंजॉयमेंट और फोकस बताते हैं कि आप सही दिशा में हैं। इसके अलावा क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। उदाहरण के लिए, वीडियो गेम्स और बोर्ड गेम्स के नियमों की वजह से प्लेयर्स को फ्लो में आना आसान होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह जीतना है। लेकिन इमेजिन करो, अगर कोई गेम बिना रूल्स के खेलना पड़े, कोई पता नहीं कि जीतने के लिए क्या करना है, तो फिर एंजॉयमेंट नहीं आएगा, बस कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए कोई भी क्रिएटिव काम शुरू करने से पहले एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल तय करना जरूरी है। तभी हम फ्लो अचीव कर सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब हमें एक जगह टिकने नहीं देते। कई बार होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, तभी व्हाट्सएप खुल जाता है, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं और थोड़ी देर में यूट्यूब की वीडियोस चल जाती हैं। इस तरह हमारा अटेंशन एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता रहता है और इससे न सिर्फ टाइम बल्कि एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसलिए जरूरी है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर फोकस करें। अगर आप किसी मीनिंगफुल काम में फ्लो पाना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव होना चाहिए और सबसे जरूरी, आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। जापान में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी। प्रैक्टिकल लाइफ एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 20 से 24 साल के युवाओं पर स्टडी की और पाया कि जो लोग स्मार्टफोन एडिक्शन से जूझ रहे हैं, वो कम सोते हैं, दोस्तों से कम इंटरैक्ट करते हैं और डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप इस साइकिल में फंस रहे हैं, तो कुछ छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। सोने से पहले और उठते ही स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। जरूरी ना हो तो फोन ऑफ रखें या नोटिफिकेशंस म्यूट कर दें। हफ्ते में एक दिन ऐसी जगह जाइए जहां वाईफाई ना हो। पूरे दिन में सिर्फ 1-2 बार फोन चेक करें। इससे आपको खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा। जापान के लोगों से हम एक और वैल्यूएबल चीज सीख सकते हैं। चाहे वो आर्टिस्ट हों या इंजीनियर, वो फ्लो में रहकर काम करना जानते हैं। जापानीज कल्चर में डेडिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां लोग छोटे से छोटा काम भी पूरी मेहनत और सिंसेरिटी से करते हैं। यहां तक कि जॉब से रिटायर होने के बाद भी कई लोग खेती करते हैं या वीकेंड पर शॉप्स में काम करते हैं। इसी कमिटमेंट और पेशेंस ने जापान को टेक और क्राफ्ट्समैनशिप दोनों में वर्ल्ड लीडर बनाया है। जापानीज लोग जानते हैं कि आइसोलेशन भी कितना पावरफुल हो सकता है जब वो अपने फेवरेट काम में खुद को पूरी तरह इमर्स कर देते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय उसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज में लगाते हैं। यही अप्रोच हमें सिखाती है कि अगर हम भी धीरे धीरे डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस डेवलप करें तो हम फ्लो की स्टेट को जल्दी पा सकते हैं। मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस से हम अपने अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है इस प्रोसेस का आनंद लेना। खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं, बस इस जर्नी को एंजॉय करना सीखें। हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है जो हमें हर कल्चर में देखने को मिलता है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, कन्फ्यूशियनिज्म हो या शिंटोइज्म। इन फिलॉसफीज में प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा वैल्यू दी जाती है और यही बात हमें सिखाती है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस जर्नी में है, न कि सिर्फ डेस्टिनेशन में। फ्लो हमें यह भी सिखाता है कि सक्सेस और हैप्पीनेस का कनेक्शन क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से है। जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा टाइम फ्लो में बिताते हैं, वही ज्यादा खुश रहते हैं। तो आज थोड़ा वक्त निकालिए और सोचिए, आपको कौन सी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? क्या आप वो काम अकेले करना पसंद करते हैं या किसी टीम के साथ? क्या वो एक्टिविटी शारीरिक है या मानसिक? इन सवालों के जवाब आपको अपनी इनर कॉलिंग की डायरेक्शन देंगे। और अगर अभी जवाब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तलाश जारी रखिए। हमारी लाइफ फिलॉसफी की ये एक्सप्लोरेशन आगे भी जारी रहेगी। जुड़े रहिए। दूसरी तरफ जापान ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को बड़ी खूबसूरती से संजो कर रखा है। यहां एक सुबटल आइसोलेशन देखने को मिलता है जो एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव साबित होता है।
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, ये लोग अपना वक्त उन एक्टिविटीज में लगाना पसंद करते हैं जो उन्हें दिल से पसंद हैं। वो बहुत ज्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं करते, लेकिन उनके इंटरैक्शंस मीनिंगफुल होते हैं। वे एक सिंपल येट फोकस्ड लाइफ जीते हैं, जहां फ्लो और डिसिप्लिन का डीप कनेक्शन होता है। यही रीजन है कि वे अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के जरिए जल्दी ही उस फ्लो स्टेट तक पहुंच जाते हैं। और इस फ्लो में एंटर करने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस को पहचानना और अपने अटेंशन को एक जगह स्थिर करना होता है। इसे परफेक्ट तरीके से करने की चिंता छोड़कर बस उस यात्रा का आनंद लेना जरूरी है। यह जानना इंटरेस्टिंग है कि इंसान इनहेरेंटली एक स्पिरिचुअल बीइंग है। हमारा जीवन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के इर्द गिर्द घूमता है। हम कह सकते हैं कि इंसान धर्म इसलिए अपनाता है क्योंकि वो केवल सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि मीनिंगफुल वे में जीने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस चाहता है। खासकर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, कन्फ्यूशियनिज्म और शिंटोइज्म जैसे फेथ सिस्टम्स में स्पिरिचुअलिटी को रिचुअल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जापान की कल्चर में देखा जाए तो बिजनेस करने के तरीके में भी इस माइंडसेट की झलक मिलती है। वहां प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। वहां यह मायने नहीं रखता कि कोई चीज इकोनॉमिक सेंस में प्रॉफिटेबल है या नहीं। असल मायने ये रखते हैं कि वो काम कैसे किया गया, उसकी अप्रोच, उसकी सिंसेरिटी। उनके रिलीजियस कस्टम्स हमेशा से एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की तरह रहे हैं, जो इंसान को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंच सके। और यही स्ट्रक्चर्ड पाथ हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। इससे मिलने वाला हैप्पीनेस सुपरफिशियल नहीं होता। असल खुशी उन लोगों को मिलती है जो अपने लाइफ में फ्लो की स्टेट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कितना अचीव किया, बल्कि इट्स अबाउट किस क्वालिटी के साथ जिया। फ्लो को अपना गाइडिंग फोर्स बनाइए। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। एक पेपर लीजिए और लिखिए कि कौन सी एक्टिविटीज आपको जेन्युइनली खुशी देती हैं। वो कौन से काम हैं जिन्हें करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? क्या आप उन एक्टिविटीज में अकेले एंगेज करना पसंद करते हैं या किसी टीम के साथ? क्या आप ज्यादा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए आनंद करते हैं या फिर मानसिक चुनौतियों में दिलचस्पी रखते हैं? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, आपको अपने अंदर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और शायद इसी क्लैरिटी के साथ आपको वो रास्ता दिखेगा जो आपकी जिंदगी को ज्यादा फुलफिलिंग बना सकता है। अगर अभी वो रास्ता साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, खोज जारी रखिए। हर एक्सप्लोरेशन के साथ आप अपने गोल के और करीब पहुंचेंगे। तो चलिए, इसी थॉट के साथ हम अपनी लाइफ फिलॉसफी की इस जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ बने रहिए और अपनी लाइफ के फ्लो को खोजिए।